हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, साइंस की मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि जितने भी चैप्टर्स है ना, तो सबसे पहले आप जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके फिलिंग इन डाटा मैचिंग अच्छे से कर लो, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, जैसे ये 30 डिग्री का बोल रहा है तो ये ऐसे रिफ्लेक्टेड होगा, तो ये भी कितने का बनेगा, 30 का बनेगा। फिर उसके बाद ये ऐसे किरण चली जाएगी तो ये कितने डिग्री का बनेगा, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो डियर ये वाला जो एंगल है ना, जैसे यहाँ पे 30 कितों के 60 हो गए। ठीक है, तो ये बनेगा आपका पूरा 120 का। तो हम इसके ऊपर नॉर्मल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री। तो यार ना 120 का ये आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट जो है एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सारे चैप्टर जो थोड़े बहुत मुझसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप फिल्म में ड्राइटो मैचिंग आपने अच्छे से कर ली होगी। आपने नियमित और विस्तृत वाला भी कर लिया होगा, एक पुरानी वीडियो भी देख लेना, भी डाली थी मैंने। ठीक है, नियमित समतल और चिकने पृष्ठ पर बनता है और ये विषम और अनियमित पृष्ठ पर बनता है। परिवर्तित किरण समांतर होती है, जबकि परिवर्तित किरण इसमें असमांतर होती है। ठीक है, और एक बार डायग्राम बना देना, ये प्लेन है तो ये ऐसे जा रहा है, और जबकि ये टेढ़ा मेढ़ा है तो लाइन तो पैरेलल आएगी, लेकिन कोई टेढ़ी जाएगी, कोई ऐसी जाएगी, कोई ऐसी चली जाएगी। समझे मेरी बात? ठीक है, परिवर्तन का नियम मैंने आपको समझा दिया था। आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आते हैं, और आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं। या परिवर्तन कर लेना, यहाँ पर आपतन कोण कर लेना और यहाँ पे परावर्तन कोण कर लेना, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और कागज का टुकड़ा नियमित अगर कागज समतल है और विस्तृत अगर कागज रुक्ष है। तो इस तरीके से जैसे पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, ये क्वेश्चन ये था कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। तो ये आपने बुक में क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, तो कैसा बनेगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब किसमें समतल बनेगा या नियमित बनेगा, किसमें विस्तृत बनेगा, बताओ। अगर चौक पाउडर है तो कैसा बनेगा, विस्तृत बनेगा, क्योंकि चौक पाउडर है। मतलब लाइट अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे कब बनेगा, और जब ये पैरेलल जा रहा है तो ऐसे कब बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा, बताओ। तो अगर चौक पाउडर है तो विस्तृत बनेगा। ये देखो ये वाला डायग्राम है, ये रहा, ये विस्तृत कब बनेगा और प्लेन कब बनेगा। तो ये बच्चे बुक के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो इसलिए गलत कर देते हैं। तो ठीक है, तो लाइन वाइज सारे चैप्टर मतलब रिवर्स ऑर्डर में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आप पहले 13 चैप्टर पर आ जाओ। ठीक है, तो चैप्टर है, और आपने क्या सीखा बच्चे, जो लास्ट पेपर जो पेज है ना ये वाला, इसको पढ़ते नहीं है, जो इसमें लास्ट में होता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। तो ये सब जरूर पढ़ा करो, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन बनकर आ रहे थे। जैसे नेत्र के भाग अगर पूछ लेगा एमसीक्यू में कि नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, तो बता दो कॉर्निया होता है, ठीक है, आइरिस होता है, लिखो लिखो ना, आइरिस को हिंदी में प्रतारिका बोलते हैं, पुतली, लेंस, रेटिना, ये सब। ठीक है, दीर्घ तंत्रिकाएं, ये अच्छे से आप पता कर लो, पढ़ लो। और मैंने शंकुशला का पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो वो वाली वीडियो आप देख लेना। ये आपने क्या सीखा, ये मेन मेन बात सारी लिखी हुई है, आपको यहाँ मैंने दिखा दी, ये लिखी हुई है। ठीक है, तो नियमित विस्तृत हो गया, और ये आप पता लगा लोगे। अब मुझे बताओ जल्दी से, कागज के टुकड़े पे कैसे बनेगा नियमित अगर कागज समतल है, और विस्तृत का जब कागज रुक्ष मतलब खराब सा हो रहा है। परिवर्तन का नियम अच्छे से याद हो गया, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अब देखो सारे क्वेश्चन पढ़ने पॉसिबल नहीं है, दिखा देता हूँ, आप इसे नोट कर लो या सुनना सुन लो, बाकी इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ा रहा हूँ। खालिस्तान आपको सारे अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण के सामने अगर 1 मीटर है तो व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर दूर होगा। देखो अगर आप समतल दर्पण में यहाँ पे खड़े हो तो आप जितना आगे हो उतना पीछे चले जाओगे। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, तो कितना होगा टोटल, 2 मीटर हो गया। तो इस तरीके से 2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे खालिस्तान मैचिंग वगैरह अच्छे से कर लो, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। कैलेडोस्कोप के ऊपर आए कैसे बनता है, कैसे करता है, अगर 5 नंबर का देगा तो आपको लिखना पड़ेगा आँख का डायग्राम। ठीक है, आँख का डायग्राम आपको बताना पड़ेगा कैसे कैसे बनता है, क्या क्या काम करता है, तो आपको करना होगा। ठीक है, नेत्र की देखभाल अपने बना बना के आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये डायग्राम बनाने को आगे तो आप बना दोगे, आई होता है या आर। देखो जो जो ये ना एरो ऐसे बनाना था, ऐसे ये ऐसे जा रहा है तो आई है, और ये ऐसे जाएगा तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ये 30 का है, तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये भी 30 का होगा। जब ये ऐसे चला जाएगा तो ये 30 से 60 हो गए। ठीक है, और टोटल आमने सामने का टोटल जो है 180 बनेगा। तो ये टोटल 60 है, तो ये कितने का बचा, 180 में से 60 घटा दो, कितने बचे, 120। तो 120 का आएगा, तो आधा तो बांट लेंगे 60 60 का। अगर मान लो ये होता 60 का,
100 नमस्ते। अगर ये 60 120 आएगा तो ये कितने का आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसको, ठीक है। ये देखो ये पूरा प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखा रखा है कि ये कैसे रूल को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है। अब चलो अगला चैप्टर देख लेते हैं। देखो पुरानी बुक में तो 14 चैप्टर है, नई बुक में आपको पता है कौन सा चैप्टर होगा, 11वां होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है। अगर पूछेगा चालक किसे कहते हैं, तो बोलोगे जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है उसे चालक कहते हैं, और जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती उसे कुचालक कहते हैं। तो तांबा और एल्यूमिनियम क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा, क्योंकि इसमें से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। अब बल्ब जलेगा, हाँ जलेगा बल्ब, ठीक है। अगर यहाँ पे लगा देते हैं हम रबड़ लगाते, बल्ब जलता नहीं, जलता बल्ब, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। टेस्टर क्या होता है, इसे पता लगाते हैं कि उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें ना पूछेगा कि हमने कोई पदार्थ डाला तो प्रकाश मतलब बल्ब जल गया, तो बोलोगे वो चालक का काम कर रहा है। जैसे नींबू का रस डाला तो वो बल्ब जल गया, सिरका डाला बल्ब जल गया, तो वो चालक का काम कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आएंगे, पूछेगा, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस समय टाइम कम है, तो थोड़ा समरी में बता रहा हूँ। एक होता है दीप्त, जो अपने आप का खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। और एक होता है अदीप्त, जिनकी खुद का प्रकाश नहीं होता। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये पूछ लेगा एलईडी की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। और ये ना स्टेटमेंट लिखी आएगी तो आपको इसको बताना पड़ता है, तो इस तरीके से भी। अब आगे देखो जल्दी से, मैं आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो, ये ध्यान से सुनो। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब कोई नई चीज का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैसों के बुलबुले बन जा सकते हैं और इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है। और ये आप वैज्ञानिक का नाम भी आ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। मतलब हम पानी से दो चीजें निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल में जाएंगे, यार ना ऑक्सीजन किसमें जाएगी, धन पॉजिटिव में, ठीक है। और हाइड्रोजन किसमें जाएगी, ठीक है, जो नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हुए नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये देखो, ये आलू ने क्या करंट को प्रभावित किया, तो करा, तो आपको बताना कि किसको किस में डाला और कौन से रंग में बदला, नीला हरा धब्बा जो बना, ठीक है, धन टर्मिनल से संयोजित तार किया गया था इससे, ठीक है। ये आप इसको देख लेना एक बार। और विद्युत लेपन आएगा तो जैसे किसी धातु पर हम एक लेयर चढ़ा देते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है, समझना है। जैसे हमने लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी, इस तरीके से सोने की परत भी चढ़ाई जाती है, चांदी की परत भी चढ़ाई जाती है, ठीक है। ये देखो, अगर पूछेगा कैसे चढ़ाते हैं तो ये पूरा एक प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। तो 15 मिनट तक किस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, किस तरीके से इसमें परत चढ़ गई, ये आपको पढ़ना है अपने आप, ठीक है। और कॉपर सल्फेट किस तरीके से अलग हो, ये आपसे पूछेगा, ये मेन में याद रख लो, ये इसे पढ़ना, ठीक है। अब देखो इधर ये रहा, अगर पूछेगा विद्युत लेपन किसे कहते हैं, तो किस विद्युत धारा, जो विद्युत है ना, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर हम जो धातु चढ़ाते हैं उसे विद्युत लेपन कहते हैं। ये मैंने आपको अभी बता, थोड़ा स्पीड से है ना, तो रिवीजन है तो इसलिए वीडियो बना दो, आप बार बार सुन लेना। और क्रोमियम आ जाए, क्रोमियम, तो क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है, ज्यादातर ये से चढ़ाई जाती है, ताकि ना ये रहा क्रोमियम किस किस पे चढ़ाया जाता है, ताकि वो खराब ही ना हो, चमक रहे। जैसे टूटी वगैरह देखते हो ना आप, इस तरीके से आजकल जो सबसे आभूषण नहीं आते जो खराब नहीं होते, लोग पहनते हैं शादी पार्टी में जाने के लिए, वो इन्हीं चीज से बनाए जाते हैं, खराब भी नहीं होते और सही समय से ज्यादातर रहते हैं। और आपने क्या सीखा, ये आप पढ़ लेना, जो सुचालक होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और कुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। और विद्युत लेपन की परिभाषा भी इसमें लिख दी और रासायनिक प्रभाव भी इसने यहाँ पर बताया। और अब देखो जो चैप्टर है, ये इसके क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक राइटर होंगे, ये आप एक बार सारे देख लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा और अच्छे से, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ, खाली बता नहीं रहा, क्योंकि बहुत से बच्चों का मन आया था कि सर आप 8th वालों को भूल गए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने कहा 8th वालों के लिए फटाफट एक समरी में दिखा दो। तो अगर एग्जाम में आएगा विद्युत लेपन वस्तु की सूची बताओ, तो बता देना 5-6 चीजें। मैंने दिखाया था ना, साइकिल का हैंडल, कार के पहिए, कदम गहने, स्नान गृह के नल, गैस चूल्हे के बर्नर, ठीक है। तो इस चैप्टर में ज्यादा ये तो नहीं है मेन,
लेकिन वो विद्युत लेपन वाला वो अगर अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने समरी में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब अगले चैप्टर पे देखते हैं फटाफट। अब देखो डियर, ये चैप्टर नंबर आपका 13 है। तो एग्जाम में पिक्चर बनी आएगी, इसका नाम पूछ लेगा। अब बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। इसका नाम क्या है? हारमोनियम। इसका नाम क्या है? सितार। इसका नाम क्या है? बांसुरी, तबला। ठीक है, अगर पूछेगा तो बता देना। अगर पूछेगा ध्वनि क्या है, तो आप बताओगे ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, जो कंपन से पैदा होती है। किससे पैदा होती है? कंपन। कंपन से पैदा होती है। अगर वो पूछेगा कंपन किसे कहते हैं, किसी वस्तु का आगे पीछे होना कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। ठीक है, तो आपसे ये लिखा कंपन। ठीक है, मैं और ये पूछ लेगा जो वीणा है ना, वीणा को जो बजाते हैं तो उसमें ध्वनि कैसे उत्पन्न करेंगे? तनिक डोरी पर, तबले पर, तनिक झिल्ली पर। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। वो अभी आपको कॉपी दिखाऊंगा, थोड़ा और पता लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे अलग अलग पानी की मात्रा, तो ध्वनि अलग अलग तरीके से पैदा की जा सकती है। ठीक है, और हमारे में जो मनुष्य है ना, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? हमारे यहाँ वाक यंत्र लगा होता है, उससे हम ध्वनि को जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि क्या ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, बोलोगे ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है, वैक्यूम में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, निर्वात में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अगर हमने किसी बर्तन में से सारी हवा निकाल दी, वो निर्वात बन जाएगा, तो उसमें ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। ये याद रखना। और अगर पूछ ले ध्वनि सबसे तेज किस में जाती है, तो आप क्या बताओगे? सबसे तेज ध्वनि किस में जाती है? सबसे तेज ध्वनि जो जाती है वो सॉलिड में जाती है, ठोस में जाती है। किस में जाती है? ठोस में जाती है। और ये हमारा ईयर ड्रम होता है, जो आसपास की हवा को, मतलब आवाज को इकट्ठा करता है और हमारे कान तक आवाज को पहुंचा देता है। ठीक है, देखो ये इसने मीडियम को यूज करा, तो ये जो बोलेगा ये इसको सुनाई देगा, क्योंकि ध्वनि माध्यम का प्रयोग करती है और माध्यम से ध्वनि जा सकती है। ठीक है, ये हमारा कान का है। कान का चित्र मुश्किल से आता है, फिर भी एक बार पढ़ लेना, देख लेना। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आयाम, आवर्तकाल और आवर्ती, इन तीनों में से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, एक याद रख लो, किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना। जैसे ये चीज है ना, ये इधर उधर गति कर रही है बार बार, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दोलन गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोलन गति। अगर ये लाइन लिखी आएगी तो दोलन गति लिखना होगा, दोलन गति पूछेगा तो ये बताना होगा। ठीक है, समझो मेरी बात। और अगर पूछेगा आवर्ती किसे कहते हैं, तो जैसे ये है ना, एक सेकंड में कितनी बार ये हुआ, तो उसको आवर्ती बोलेंगे। आवर्ती का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, और हमारी सांस जो है उसमें कितने डेसिबल होते हैं? 10 60 में 30। ये आप अच्छे से डेसिबल याद रखना। ठीक है, और आवर्ती की ऐसी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। आवर्ती की ऐसी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, ये आपको याद रखना। ये तारत्व होता है। तारत्व क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो, आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता ये तारत्व को निर्धारित करती है। फ्रीक्वेंसी किसको डिसाइड करेगी? तारत्व को। ठीक है, उसकी पिच को डिसाइड करेगी। अगर आवर्ती कम है तो तारत्व ऐसे हो जाएगा, ये देखो। और अगर आवृत्ति बहुत ज्यादा है तो ये देखो तारत्व बहुत है। अगर एग्जाम में पिक्चर बनी आएगी, ये क्या है? बोलोगे निम्न तारत्व है, ये लो पिच है, और ये क्या? हाई पिच है। ठीक है, यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारत्व कम होगा। अगर कंपन की आवृत्ति ज्यादा होगी तो तारत्व अधिक होगा। ये लाइन लिखी आएगी, आपको बताना पड़ेगा, ये कम है और ये ज्यादा वाला। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। अब देखो, है तो बहुत सारी चीजें, मुझसे जो कोशिश हो पा रही है मैं कर रहा हूँ। आप वीडियो लाइक जरूर करना। ठीक है, मुझे मोटिवेट जरूर करना। अब श्रव्य और अश्रव्य किसे कहते हैं? श्रव्य मतलब जो हम सुन सकते हैं। पता हम इंसान कितना सुन सकते हैं? हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, और 20 से हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से ज्यादा अश्रव्य हो जाएगा, हम सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है तो अल्ट्रासोनिक कहते हैं, परश्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परश्रव्य। ठीक है, अगर देखो लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुन नहीं पाता, नहीं सुन पाता ना, तो उससे हम क्या बोलते हैं कि अवश्रव्य है। क्या है? अश्रव्य है। ठीक है, और हम कितना सुन सकते हैं? 20 से 20 किलो हर्ट्ज, तो उसे क्या बोलेंगे हम? हम श्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रव्य मतलब सुन सकना। ठीक है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक यहाँ पढ़ोगे ना, पता लग जाएगा। फिर शोर और संगीत में क्या अंतर? आप बोलते ना, जो हमें पसंद नहीं होता वो शोर है, जो हमें पसंद होता है वो संगीत होता है। और एग्जाम में संगीत कब शोर बन जाता है? जब हमारे को पसंद नहीं होता, हमें परेशान करता है, हमारे को मानसिक सुख प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो हम उसे शोर कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? जैसे आसपास तो जो शोर है, टेलीविजन का शोर हो गया, गाड़ियों का शोर हो गया, तो ये ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोक सकते हो? ठीक है, तो आप लोगों को सलाह करके हॉर्न जब जरूरत हो तभी बजाकर, ठीक है, फालतू में हॉर्न ना बजाकर, इस तरीके बना के आप जैसे टेलीविजन किसी बिल्डिंग की आवाज को कम करके, इस तरीके। देखो एक बात और सुन लो, अगर एग्जाम में 20 हर्ट्ज से लेकर
20 किलो हर्ट्ज, या लिखा आ जाए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। बात एक ही है बच्चों, क्योंकि 1 किलो में 1 किलोग्राम जैसे होता है, ऐसे 1 किलो में 1000 होते हैं, तो इसलिए 20 किलो लिखा आ जाए 20,000 लिखा जाए, बात एक ही है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको नहीं होता। आपने क्या सीखा ये एक बार ये सारा देख लेना, क्योंकि आयाम, देखो कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। ये प्रबल वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, और जितना आयाम कम होगा, ठीक है, उतनी उसकी प्रबलता कम होगी। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। ये अलग चीज बताइए, मैंने अलग बता दिया, तो लेकिन जो लिखा है वही सेम बताया मैंने, ठीक है। अप्रिय ध्वनि शोर होती है, ठीक है। अब एक बार इसको देख लो, आपने क्या सीखा, ये मेन में सारी बातें हो गई, ठीक है। ये देखो, पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, और ये एग्जाम में आता है, पुरुषों के जो वाक तंत्र 20 और महिलाओं को 15 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, याद रखोगे ना, ये पढ़ लेना, एक्स्ट्रा चीजें इंपोर्टेंट बता रखी है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन है चैप्टर के, अब ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये देखो एग्जाम में पूछेगा आयाम किसे कहते हैं, तो प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। तो आयाम, वो आप एक बार देखो, आयाम सुन लो, कोई आवर्ती फलन अपने पूर्ण आवर्त काल में जितना अधिकतम होता है वो उसका आयाम कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। मतलब कहने का है कि जैसे मान लो ये ऐसे जा रही है, तो ये कितना तक ऊपर गया, ये इसका आयाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड का, कितना नीचे तक गया, ये इसका आयाम कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये आयाम की परिभाषा लिखी थी इसने, खालिस्तान दिया था, तो वो मैंने बता दिया। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा कि एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, ठीक है। इसका आवर्तकाल कितना होगा, आवृत्ति कितनी होगी, तो दोलन की संख्या 40 है और समय कितना 4 सेकंड, तो आवृत्ति निकालने के लिए दोलन की संख्या को समय से भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10, और आवर्तकाल निकालने के लिए 10 इसका उल्टा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 0.17, ठीक है। बाकी अब ये न्यूमेरिकल अच्छे से कर लो, ये न्यूमेरिकल कोई सा भी आ सकता है। ये अलग शोर और संगीत में क्या अंतर है, ठीक है। ये थ्योरी पढ़ लेना। तो डियर, ये मैंने आपको बताया, अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, सारे लाइक करते रहना।